These are polyhydroxyaldehydes are ketones. Polyhydroxy का मतलब होता है they contain many hydroxy groups. यहाँ तो हो सकते हैं हमारे aldehydes, यहाँ हो सकते हैं हमारे कीटोन. देखो पहले आप देख लो aldehyde कैसे होता है. एक aldehyde ऐसे होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है aldehyde. ठीक है. R के बदले में आपका कुछ भी ग्रुप हो सकता है. यहाँ R के बदले में आपका हो सकता है ठीक है. दिस इज इथेनॉल. क्या है? मेथ एथ. नल नहीं है, नल ये AL इथेनॉल AL. ठीक है. अब ख्याल रखो R के बदले में यहां हम दो भी अटैच कर सकते हैं. दिस इज प्रोपेनॉल. ठीक है. मेथ एथ प्रो, लेकिन ऑल है ये वाला. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये कीटोन होता है. बस हाइड्रोजन के बदले में आपको R डालना है. ठीक है. एग्जांपल पूछो सर, H2 देखा होगा आप लोगों ने. इसको बोलते हैं प्रोपेन टू ऊन भी बोल सकते हैं इसको. मेथ एथ प्रो. प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, दो पोजीशन पे है ऊन. ठीक है. सिंपल डेफिनेशन है they are polyhydroxyaldehydes or ketones. देखो मैं आप डेफिनेशन को थोड़ा बहुत एलाबोरेशन करूंगा. ये हो गया, लिख लो जल्दी जल्दी. कोई इसके सारे हेड कहाँ है यार? ये लेकिन ये सारा करना है क्लियर. इसमें ऐड होता था ना. नहीं हाथ से क्यों करूं, मैं नया खोल दूं. एक से देखो मैं नया पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड्स आर कीटोन्स. देखो ख्याल रखो हमारे पास, देखो ये मैं ऐसे खोलूंगा. ठीक है. दिस इज अल्डिहाइड, this is hydrox, this is hydrox. ठीक है. हाइड्रोक्सी जो होती है ना फंक्शनल अल्कोहल, वो ऐसे लिखते हैं. अभी मैं जनरल कोई अल्कोहल नहीं, अभी कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बना रहा हूं मैं. सॉरी यहाँ H है और लास्ट में होता है CH2OH. पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. ठीक है. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. यहां ऐसे भी हो सकता है. देखो दिस इज कीटोन है ना, दिस इज है ना कीटोन. अल्डिहाइड और कीटोन में क्या फर्क है? यहाँ H है, H के बदले में CH3 होगा या और कोई ग्रुप होगा. फिर वही लगाएंगे हम. जितने भी आप बढ़ाओगे जरूरी नहीं एक, लास्ट में आप लगाओगे CH2OH. This is polyhydroxy ketone. This is polyhydroxyaldehyde. This is polyhydroxy ketone. समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. डेफिनेशन में सिंपल है. These are compounds containing polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone. This is first point now. Point number 1. अब point number 2 है and दूसरा लिख लीजिए point.
दे गिव सिंपलेस्ट मोनोसैकराइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ना इस वाले कंपाउंड को, अगर हम हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर से हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट देता है। क्या देता है? डेफिनेशन पहले है, दे कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। दूसरा पॉइंट इसमें आता है अपॉन हाइड्रोलिसिस दे आर ब्रोकन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, छोटे वाले कार्बोहाइड्रेट्स में इसको हम ब्रोक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया, हो गया ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, देखो अगर हम एक, चलो अल्डिहाइड ही लेता हूं मैं, CHO OH H COH H COH H, लास्ट में होता है CH2OH, ये भी होता है वही। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इसमें तो ये ब्रेक, सपोज करते हैं यहां से ब्रेक हो गया, दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, A प्लस B, these are simplest carbohydrates। जैसे मैंने कल बोला, अगर हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम मिलाएंगे तो ये बड़ा बन जाएगा, दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो दो हिस्सों में ये सिंपलेस्ट होंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे शुड कंटेन एट लीस्ट वन कायरल सेंटर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? दे शुड कंटेन एट लीस्ट वन कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मतलब होता है हमारे पास एक कार्बन एटम है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 4 ग्रुप्स उसके अटैच होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक ग्रुप होगा, यहाँ से चलो ये कार्बन, दिस इज कार्बन, यहाँ होता है एक, यहाँ होता है दूसरा, यहाँ होता है तीसरा, यहाँ होता है चौथा। एक्चुअली कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। ऐसे दो ग्रुप्स प्लेन में होंगे, वन इज टुवर्ड्स यू, वन इज अवे फ्रॉम यू। लेकिन इस वक्त आपको क्या ख्याल रखना है? आपको ख्याल, दिस इज कार्बन, इट हैज 4 ग्रुप्स। कायरल का मतलब होता है these all 4 groups should be different। क्या होने चाहिए? डिफरेंट जब हो तो कायरल है। आपकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन, कायरल क्या होता है? आपका कार्बन है, इसके जो इर्द गिर्द ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, 4 के 4 तो वो कायरल है। ठीक है, आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हो इसमें, there should be at least one chiral carbon। ठीक है, या एटम, समझ आ रहा है? ठीक है, पूछो सर। देखो यहाँ ख्याल रखो, हमारे पास कार्बन है, दिस इज कार्बन, ख्याल रखो, फिर लिख लो। यहाँ इसके बगल में होगा हाइड्रोजन, 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 CH4 है। ये कायरल है? नहीं है कायरल, क्योंकि इसके चारों तरफ सेम ग्रुप्स अटैच। अगर हम अब देखेंगे यहाँ, इट इज नॉट कायरल, नॉट कायरल। अगर हम अब देखेंगे CH OH H CH3, क्या ये कायरल है? नहीं है कायरल। देखो चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, दो ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज नॉट कायरल, ये भी कायरल नहीं है। अगर हम तीसरा कंपाउंड कोई लेंगे ऐसे, CH3 OH H C2H CH2OH, क्या ये कायरल है? है कायरल, क्योंकि जो कार्बन है इसके बगल में OH है, इसके बगल में H, ऊपर CH3, नीचे CH2OH है। सो ऑल दीज 4 ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट। तो मेन 3 पॉइंट से पहला, दे कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स और कीटोन्स। दूसरा पॉइंट अपॉन हाइड्रोलिसिस दे गिव सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा पॉइंट क्या है? दे शुड कंटेन एट लीस्ट वन कायरल सेंटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो अच्छी डेफिनेशन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स, कितने, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे वो कितने प्रोडक्ट्स देगा, वो कितने छोटे वाले कंपाउंड्स देगा, उसके बुनियाद पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। हो गया ये? यस सर। वेरी गुड। इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन आपको क्या करना है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। चलो ठीक है। पहला वाला है क्लासिफिकेशन, लिख लीजिए आप।
ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। ये दूसरा पॉइंट जो है उसी की बुनियाद पे हम क्लासिफाई करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, मुश्किल मत है। कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? पहला है मोनोसैकेराइड। क्या? अगर कहीं आपको ये लिखने में है ना कुछ यहाँ इधर उधर वो हो सकता है, ठीक है, सो इसे पूछेंगे स्पेलिंग चेक। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, दे डोंट गिव एनी प्रोडक्ट अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, दे डोंट गिव एनी प्रोडक्ट अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, मुश्किल मत है, ठीक है। नो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। These are simplest carbohydrates. Their general formula is same, जो है आपकी याद है वही, ठीक है। CH2O होल है, इसमें आ जाएगा आपका ग्लूकोज आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल में ग्लूकोज लगा सकते हो, फ्रक्टोज लगा सकते हो, हाँ, ग्लूकोज फ्रक्टोज लगा दो, मोनोसैकेराइड्स। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो पॉइंट, दूसरा जो है ओलिगोसैकेराइड्स। क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स, हाँ। और N जो है यहाँ N इज इक्वल टू 3 to 7, कहाँ 3 to 7, जो N का वैल्यू हो सकता है वो 3 से 7 तक। जैसे N अगर 3 देंगे तो हो गए 3, 6, ऐसे ही करना है आपको, 3 से 7 तक। ओलिगोसैकेराइड्स दूसरा है हमारा। Oligosaccharides, they give few monosaccharides। ओलिगो का मतलब होता है few, अगर ग्रीक में हम देखेंगे ओलिगो is equal to few, they give few monosaccharides upon hydrolysis, ठीक है। they give few monosaccharides upon hydrolysis। अब देखेंगे हम कितने देगा, इसके भी क्लासिफिकेशन है। ये जो ओलिगोसैकेराइड्स है इसके अपने टाइप से, इसके अपने टाइप से। अगर दो कंपाउंड्स दिए, दो मोनोसैकेराइड्स दिए तो उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। क्या बोलते हैं? अपॉन हाइड्रोलिसिस दीज गिव टू मोनोसैकेराइड्स, सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट। अपॉन हाइड्रोलिसिस दे गिव सेम और डिफरेंट, बट कितने? दो, टू सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। हमें हाइड्रोलिसिस करनी है। ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोलिसिस वी आर क्लासिफाइंग हाइड्रेट्स, वी आर क्लासिफाइंग कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम इसमें एग्जांपल देखेंगे, देखो ऐसे याद रखो SML, ठीक है, ऐसे याद रखो इसके एग्जांपल। हाँ, सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, एग्जाम्पल किसका हुआ याद, ठीक है। अगर हम इसकी जनरल फार्मूला देखेंगे, जनरल फार्मूला में क्या है, इसका आ जाएगा जनरल फार्मूला C12, ठीक है, C12 H24, ठीक है। C12 H24 O कितना आ जाएगा? 11, ठीक है। C12 H24 O 11, ठीक है। अपॉन हाइड्रोलिसिस दे गिव टू मोनोसैकेराइड्स, whether monosaccharides can be same, them he can is the same, they can be different, sucrose, maltose, lactose। अब हमारे पास है ट्राइसैकेराइड। क्या है? ये ओलिगोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन है। ट्राइसैकेराइड्स का सीधे मतलब आपको है they give 3 monosaccharides upon hydrolysis, or they give 3 compounds upon hydrolysis। the compounds can be same or different, ठीक है। अगर हम इसमें एग्जांपल देखेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गलैक्टोज, ठीक है। गलैक्टोज ये किसके प्रोडक्ट्स है? कौन ये देगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गलैक्टोज अपॉन हाइड्रोलिसिस? रेफेनोज। कौन? रेफेनोज, RAFFRFOSE।
Upon hydrolysis, these give 3 different monosaccharides. These are monosaccharides. ठीक है? रेफेनोज एक लॉन्गेस्ट सैकराइड है. जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे ये देगा ग्लूकोज, दूसरा देगा फ्रक्टोज, तीसरा क्या देगा गैलेक्टोज. समझ आ रहा है? Yes, sir. अगर हम इसकी जनरल फार्मूला आप देखेंगे, देखो जनरल फार्मूला याद है C18. ठीक है? C18 H32O60. This is the general formula of this compound. These compounds. जो ट्राइसैकराइड बन गया हमारा इसमें है. फिर ये टूटता है 3 हिस्सों में. एक है ग्लूकोज, फ्रक्टोज है. कौन सी? हाँ, रेफेनोज की भी मान सकते हो, कोई और भी मान सकते हो, जो टूट जाएगा. अब इसके बाद है हमारा टेट्रासैकराइड. क्या होता है टेट्रासैकराइड? अपॉन हाइड्रोलिसिस इट गिव 4. वेदर इट कैन बी सेम और डिफरेंट. ठीक है, लिख लो. C tetrasaccharide. Upon hydrolysis it gives 4 products, 4 monomoles, 4 monosaccharides, which can be same or which can be different. ठीक है. एक है हमारा लंबा सा कार्बोहाइड्रेट, that is STACHYROS, स्टाइचरोस. अपॉन हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये देता है एक ग्लूकोज, ये तो आपको पहले ही पता है. दूसरा देता है फ्रक्टोज एंड 2 मॉलिक्यूल्स, 2 यहां डायरेक्ट लिख लो 2 गैलेक्टोज. वहां एक गैलेक्टोज था. अगर आप ये वाले एग्जांपल देखोगे, देखो इसमें एक गैलेक्टोज था. बस वही वाली याद यहां से ही कर सकते हो. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है. ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज. हो गए ना 4. Yes, sir. इसके बाद है, ये था हमारा पहला था मोनोसैकराइड, वो हाइड्रोलिसिस नहीं होते. दूसरा है ओलिगोसैकराइड्स. ओलिगोसैकराइड्स अगर 2 हिस्सों में हो तो डाइसैकराइड, 3 में ट्राई, टेट्रा, हो गए 4. फिर उसके बाद है पॉलीसैकराइड्स. Sir, इसकी formula? इसकी फार्मूला, हाँ, इसकी फार्मूला है H24 C24H42O21. ठीक है, C24H42O21. बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है. ठीक है. पहला था हमारा मोनोसैकराइड, हाइड्रोलिसिस नहीं होती है. फिर ओलिगोसैकराइड्स. अगर ओलिगोसैकराइड्स का मतलब होता है फ्यू में चेंज होता है, हाइड्रोलिसिस होती है. ओलिगोसैकराइड्स में हमारा अगर 2 हिस्सों में तो डाइसैकराइड, 3 में ट्राई, 4 में टेट्रा. उसके बाद हमारा है तीसरा पॉइंट पॉलीसैकराइड. ठीक है. पॉलीसैकराइड का मतलब होता है which can be broken into many carbohydrates, many monosaccharides. Which can be hydrolyzed into many saccharides. 4 से ज्यादा. ठीक है. इसमें हमारा आता है सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन. ठीक है. बीके यात्मस वैक्सेस लंबे वाले होते हैं ना. सिटारेज भी आ जाएगा इसमें, वो भी लंबा होता है. अगर आप इसकी जनरल फार्मूला देखेंगे, वो है C6H12O5 C6H12O5 N का वैल्यू हो सकता है 100 से 3000 तक. कितना? ये जो है ना N, ये इतना लंबा हो सकता है. देखो कितना कितना बड़ा है, 3000 तक. ठीक है. इसका मतलब होता है हम इसको ब्रेक कर सकते हैं बहुत सारे मोनोसैकराइड्स में. 4 से ज्यादा जब हो तो हो गया पॉलीसैकराइड. चलिए, एक डेफिनेशन थी. अब हम इसके बाद देखेंगे देयर आर शुगर्स एंड नॉन शुगर्स. ठीक, क्या हुआ? कुछ और है क्लास है?